नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। प्रश्न पत्र क्रमांक 5 के अंतर्गत सत्र 4 में जो एकांकियां लगाई गई है उसमें से पांचवी एकांकी जो है अखबारी विज्ञापन, जिसको चिरंजीत लेखक जी ने लिखा है। और पिछले लेक्चर में हमने चिरंजीत इस एकांकी के जो लेखक है उनका लेखक परिचय भी हमने संक्षेप में देखा है। आज हम इसी एकांकी के संदर्भ में अखबारी विज्ञापन में जो पात्र आए हैं या जिन पात्रों का उल्लेख हुआ है उनका परिचय थोड़ा सा देखेंगे, और साथ ही साथ इस एकांकी का जो सार है, चिरंजीत इस एकांकी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपके सामने रखूंगा, ताकि आगे एकांकी पढ़ते समय ये एकांकी आपको पूर्ण तरह से किस कथानक के साथ आगे बढ़ रही है उसको समझने में आसानी होगी। तो इसलिए सबसे पहले हम पात्र परिचय देखेंगे और उसके बाद इस एकांकी के थोड़ा संक्षेप में इसके सार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद इस एकांकी के कथानक को विस्तार से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पात्र परिचय, इस अखबारी विज्ञापन नामक जो एकांकी है उसका पात्र परिचय देखते हैं। कुल मिलाकर इस एकांकी में 5 पात्र है, और उसमें से मनमोहन या मदन मोहन जिसको कहा गया है, मदन मोहन और दुर्गा नामक जो पात्र है इस एकांकी के प्रमुख पात्र है, और इनके ऊपर ही एकांकी लिखी गई है। तो इन पात्रों का परिचय पहले देखेंगे, मैं विस्तार से बाद में इनके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, पहला पात्र है मदन मोहन। ये मदन मोहन जो पात्र है इसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, और वो एक प्राइवेट फर्म कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, बिज्जामल गिज्जामल कंपनी का नाम है। बिज्जामल गिज्जामल नामक प्राइवेट फर्म कंपनी में एक टाइपिस्ट का काम ये मदन मोहन करता है। अब टाइपिस्ट मतलब आप जानते हैं कि जो कार्यालयीन काम जो होते हैं उसको टाइप करने का जिम्मा जो है इस टाइपिस्ट का होता है। तो ये मदन मोहन जो है एक टाइपिस्ट है, उसकी उम्र लगभग 30-32 वर्ष है। उसके बाद दूसरा पात्र आ जाता है दुर्गा नामक। ये दुर्गा जो है मदन मोहन की पत्नी है, और स्वभाव से एकदम दुर्गा जैसे नाम दुर्गा है उसी प्रकार चंडी माँ जो होती है, माँ चंडी या काली माँ जो होती है, उसका जो रौद्र रूप है, अवतार, उस प्रकार से इसका स्वभाव है। अर्थात मदन मोहन की जो पत्नी है दुर्गा, वो मानो चंडी का अवतार है, और इसकी लगभग उम्र जो है 27-28 वर्ष है। और 27-28 वर्ष की होने के बावजूद भी इसी अवस्था में वो थोड़ी सी बुजुर्ग लगने लगती है या बुजुर्ग दिखती है। तो इस प्रकार से ये दुर्गा जो है ये पात्र इस एकांकी में आ जाता है। अगला पात्र है पंडित नामक। ये पंडित नामक पात्र जो है ये त्रिकालाज्ञ है। त्रिकालाज्ञ मतलब तीनों कालों का वो भविष्य जानने वाला। आप जिसको ज्योतिष मानते हैं, ये ज्योतिष जिस व्यक्ति को समझता है, ये पंडित उस प्रकार का है, अर्थात आपके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने वाला, आपके भविष्य को बताने वाला। ये अपनी जीविका के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन खुद के भविष्य के बारे में वो अनजान है। मतलब पंडित नामक व्यक्ति जो है या पात्र जो है ये सबका तो भविष्य बताता है, लेकिन अपने जीविका के बारे में उसको कुछ भी मालूम नहीं है, या वो अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ मतलब अपने बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन दूसरों के बारे में ये त्रिकालाज्ञ है। त्रिकालाज्ञ मतलब तीनों कालों का वो जानकारी रखता है, ऐसा ये पात्र है। और एक पात्र आ जाता है मैनेजर नामक। ये मैनेजर पात्र जो है ये अखबारी विज्ञापन और बॉक्स नंबर के भेद का जानकार है। और ये मैनेजर नामक पात्र इस एकांकी में जब आ जाता है तो ये विशेषता उसकी जो एंट्री हुई है, इसके जो प्रवेश हुआ है, वो बॉक्स नंबर जो आता है वो पोस्ट बॉक्स की माध्यम से दिया जाता है। वो बॉक्स नंबर जानने वाला और अखबारी विज्ञापन देने उसका जो ज्ञान रखने वाला ये आदमी है मैनेजर नामक। अगला एक पात्र है डाकिया। ये बिना नाम का है लेकिन बड़े काम का प्राणी है। डाकिया आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस से जो पत्र आते हैं उसको घर घर तक पहुंचाने का काम इस डाकिये के जिम्मे दिया जाता है। और ये इसमें इसका परिचय दिया गया कि इसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ हम उसको डाकिया कहते हैं। डाकिया असल में एक ओहदा है, न क्योंकि नाम है। तो यहाँ पे ये बिना नाम का
व्यक्ति है, पात्र है, लेकिन बड़े काम का प्राणी है। मतलब बड़े काम का इसलिए क्योंकि वो हर घर जाकर जो है आए हुए जो पत्र जो है उसको पहुंचाता है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के पात्र जो है इस कहानी या इस एकांकी में गढ़े गए हैं और इसके बदौलत या इनके आधार पर ये एकांकी आगे बढ़ती है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि मदन मोहन, दुर्गा, पंडित, मैनेजर, डाकिया, ये 5 पात्र इस एकांकी में आ जाते हैं। इसमें से भी मदन मोहन और दुर्गा ये प्रमुख पात्र है और इनके ऊपर ही ये एकांकी जो है आगे चलती है। तो ये पात्र परिचय हो गया। अब मैं थोड़ा सा इस एकांकी को अपने शब्दों में या फिर एकांकी की कथानक को समझने के लिए जो जरूरी बातें हैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, या सार के तौर पर इसको कहेंगे हम कि एकांकी में हमें आखिर कौन सी विषय वस्तु या कौन सा विषय जो है समझना है। देखिए, हम जानते हैं कि इस एकांकी का नाम जो है अखबारी विज्ञापन दिया गया है। अब अखबारी विज्ञापन आप जानते हैं कि समाचार पत्रों में जो विज्ञापन छपते हैं, आपने देखा होगा कि एक पन्ने पर छोटे छोटे आकार में, चौकरे आकार में आप देखते होंगे कि नौकर चाहिए या मजदूर चाहिए या ऑफिस बॉय चाहिए, क्लर्क चाहिए या रसोई बनाने वाला व्यक्ति चाहिए। इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, तो इस विज्ञापन को देखने के बाद और उसके बाद क्या घटित होता है, उसको उसके ऊपर विचार करने के बाद क्या घटित होता है, इसको लेकर ये एकांकी लिखी गई है। आज हम जानते हैं कि सब कुछ विज्ञापन के बदौलत चल रहा है। मतलब आज का युग ही विज्ञापन का युग है। मतलब आज जो भी चीज आपको बेचनी है उसके विज्ञापन के बगैर हम बेच नहीं सकते। विज्ञापन आप जानते हैं मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के जरिए ही ये कोई भी वस्तु जो है किसी के भी माथे पर हम मार सकते हैं। तो ये विज्ञापन आज के युग की पहचान है और इसको कहा जाता है आज का जो युग है, आधुनिक युग, वो विज्ञापन का युग है। चाहे विवाह हो या नौकरी, चाहे जन्म हो या मरण, यानी कि हमारे जीवन के सभी सुख एवं दुख प्रकट करने का एकमात्र सबल साधन है विज्ञापन। हम देख रहे हैं कि अखबारों में सभी प्रकार के लगभग विज्ञापन आते हैं, जिसमें किसी की जन्मदिन की बधाइयाँ होती है, किसी के शोक सभा के संदेश होते हैं, किसी की मृत्यु की श्रद्धांजलि होती है। अर्थात हमारे सुख और दुख के साथ ये विज्ञापन किस प्रकार जुड़ गया है, इसका उदाहरण हम समाचार पत्रों में देख सकते हैं। किंतु विज्ञापन की एक छोटी सी भूल हमारे जीवन में एक बड़ा सा तूफान ला सकती है। हमारे जीवन की एक आवश्यकता विज्ञापन बन गए हैं और आवश्यकता के अनुसार हम विज्ञापन के भरोसे भी जी रहे हैं। लेकिन विज्ञापन बनाते समय अगर कोई चूक उसमें से हो जाती है या भूल रह जाती है, तो ये हमारे लिए तूफान से भी बढ़कर नौबत आ सकती है। किस प्रकार इस एकांकी में ये बातें आ गई है। तो विज्ञापन बनाते समय अगर विज्ञापनकर्ता के द्वारा अगर कोई भूल या कोई चूक हो जाती है, तो हमारे जीवन में ये बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। इसका एक उदाहरण ये अखबारी विज्ञापन नामक एकांकी है। यदि यही बात इसी एकांकी में या इस अखबारी विज्ञापन के कथानायक मदन मोहन के जीवन में घटित हुई है। मतलब मदन मोहन इस एकांकी का प्रमुख पात्र है और उसके जीवन में इस अखबारी विज्ञापन के कारण किस प्रकार तूफान आ गया और वो किस प्रकार लीन हो गया, ये बातें थोड़ी सी इसमें लिखी गई है या बताई गई है। वह एक अच्छी सी नौकरी पाने के लिए नेशनल पत्रिका में अपनी शैक्षिक योग्यताओं एवं अनुभव को बताते हुए एक विज्ञापन निकालता है। ये मदन मोहन जो है अब जहाँ पे काम कर रहा है, बिज्जामल गिज्जामल नामक फर्म के अंतर्गत एक टाइपिस्ट का काम कर रहा है, लेकिन उस नौकरी के सहारे वो अपने घर की ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि उसकी जो योग्यता है, शैक्षिक योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर या उस अनुभव के आधार पर उसे अच्छी जगह नौकरी मिल जाए। इसलिए वो अपने बारे में एक विज्ञापन जो है अखबार में देना चाहता है। वो बताना चाहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतने साल का अनुभव है, अगर आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है तो मुझे लिख सकते हैं। तो वो एक नेशनल पत्रिका अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र होता है उसमें वो विज्ञापन निकालकर देता है। नई नौकरी मिलने के शुभ मुहूर्त जानने के लिए वह एक पंडित से परामर्श करता है।
अब वो साथ ही साथ क्या करता है कि जब वो कोशिश कर रहा है नई नौकरी पाने के लिए, वो थोड़ा सा अपने भविष्य के बारे में भी जानना चाहता है। वो ये एहसास महसूस करना चाहता है या ये अंदाजा लगाना चाहता है कि मेरे नसीब में नई नौकरी है या नहीं। तो इसलिए एक ज्योतिष बताने वाले, भविष्य बताने वाले पंडित जी के साथ वो विचार विमर्श करता है, पंडित जी के साथ बातचीत करता है। और पंडित जो है वो मदन मोहन के घर आकर बताता है कि नया संबंध अर्थात नई नौकरी मिलने का शुभ दिन आ गया है। मतलब जब मदन मोहन अपनी शैक्षिक योग्यता के बल पर, अनुभव के बल पर नई नौकरी पाने के लिए उत्सुक है और उसको लेकर वो एक समाचार पत्र में विज्ञापन भी देता है और साथ ही साथ वो कोशिश करता है कि क्या मेरे नसीब में सही मायने में नई नौकरी है क्या। तो इसलिए एक पंडित के साथ भी जुड़ जाता है, उसके साथ सलाह मशवरा ले लेता है और पंडित भी उसको बता देता है कि वो घर आता है पंडित और मदन मोहन को कहता है कि नया संबंध अर्थात नई नौकरी, मतलब तुम्हारा नया संबंध जहां पे जुड़ने वाला है अर्थात नई नौकरी तुम्हें प्राप्त होने वाली है और वो शुभ दिन भी आ गया है। मतलब जिस दिन तुम्हें ये नई नौकरी मिल जाएगी, नया संबंध जुड़ जाएगा, वो शुभ दिन भी वहां पे आ गया है। पंडित जी के मुंह से शुभ मुहूर्त या नया संबंध जैसे शब्द सुनकर मदन मोहन की पत्नी दुर्गा समझ बैठती है कि उसका पति दूसरा विवाह करने जा रहा है। अब देखिएगा कि गलतफहमी कहाँ पे हुई है कि जब पंडित जी कहते हैं कि नया संबंध अर्थात नई नौकरी और शुभ मुहूर्त अर्थात शुभ दिन, अब ये नया संबंध और शुभ मुहूर्त ये शब्द जो है विशेषतः हमारे समाज में अगर किसी की शादी की बातचीत चल रही है, किसी के लिए वर ढूंढा जा रहा है, वधू ढूंढी जा रही है, तो ऐसे दौरान ही ये शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं। जब पंडित जी घर आकर मदन मोहन को ये सलाह देते हैं कि तुम्हारे साथ नया संबंध अर्थात नई नौकरी और शुभ दिन अर्थात नया शुभ मुहूर्त वो समीप आ गया है, और ये जब बातें मदन मोहन की पत्नी जो दुर्गा है वो सुन लेती है तो वो गलत फहमी कर बैठती है और उसका पति, उसको लगने लगता है कि उसका पति अब दूसरा विवाह करने जा रहा है। अब वो नौबत जो है उसके ऊपर आई है। अब इसके बाद जो घर में दंगे फसाद होते हैं, तूफान उठता है, इसका चित्रण जो है अत्यंत हास्यात्मक शैली में, अत्यंत कॉमेडी के स्तर पर या अत्यंत व्यंग्यात्मक स्तर पर जो है ये एकांकी यहाँ पे लिखी गई है। इस बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा होता है। दुर्गा असली चंडिका का रूप धारण कर लेती है। चंडिका मतलब रौद्र अवतार में जो देवी प्रकट होती है, जिसको काली माँ कहते हैं। शंकर भगवान के माथे पर जिसने पैर रखा था, ऐसे रौद्र अवतार में ये दुर्गा जो है वहां पे अपना रूप धारण कर लेती है। वह अपने वाग बाणों से अपने पति पर प्रहार करती है। वाग बाण मतलब अपनी बातों से, कड़वी बातों से या तीखी बातों से अपने पति को घायल कर देती है। मदन मोहन सत्य बताने का लाख प्रयत्न करता है किंतु दुर्गा एक नहीं सुनती। अर्थात अब पत्नी के दिमाग में शक निर्माण हो गया है कि उसका पति अब दूसरा विवाह करने जा रहा है। पंडित ने शुभ मुहूर्त, नया संबंध, इस प्रकार की जो बातें उसने सुनी थी, अब उसको पक्का यकीन हो गया है कि उसका पति जो है दूसरा विवाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मदन मोहन जो है लाख प्रयास कर रहा है उसको समझाने की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात की सफाई में मदन मोहन दुर्गा को अखबार वालों का पत्र दिखाता है। मतलब वो अपने आप को सही बताने के लिए अखबार वालों को जो उसने पत्र लिखा था वो दिखाता है, लेकिन दुर्गा को उस पर यकीन नहीं आता। दुर्भाग्य की बात यह होती कि विज्ञापन में मदन मोहन का विज्ञापित पोस्ट बॉक्स नंबर 3111 सूचित किया गया है। मतलब गलती से क्या हुआ था अखबार वालों की ओर से कि वहां पे 3111 ये पोस्ट बॉक्स नंबर जो आता है, अर्थात आपने देखे होंगे कि डाक ऑफिस की एक पत्र विभाजन करने की एक प्रणाली है जिसके ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को एक पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है, और उस पोस्ट बॉक्स नंबर में गलती होने के कारण वहां पे गलत पते पर ये किस प्रकार पहुंच गया था, इसके कारण ये थोड़ा सा बवाल उठा था। तो विज्ञापन में मदन मोहन का विज्ञापित पोस्ट बॉक्स नंबर है, मतलब विज्ञापन जिस अखबार में छपा था
उस अखबार के टाइपिस्ट से गलती हुई थी कि मदन मोहन का 311 नामक पोस्ट बॉक्स नंबर था, लेकिन वहां पे 3111 ये लिखा गया था और इसकी वजह से गलत पते पर ये सूचना जो है, ये विज्ञापन चला गया था। और जबकि अखबार के मैनेजर द्वारा भेजी गई चिट्ठी में पोस्ट बॉक्स नंबर बताया गया है 311 नंबर के, इस अंतर को देखकर दुर्गा आग बबूला हो जाती है। मतलब मैनेजर के द्वारा भी वहां पे 3111 ये नंबर ही वहां पे लिखा होता है। लाख कोशिश मदन मोहन कर रहा है कि उसने जो चिट्ठी लिखी थी अखबार वालों को वो दिखाता है, और साथ ही साथ मैनेजर की ओर से, अखबार का जो मैनेजर होता है उसकी ओर से जो चिट्ठी मिली थी उसमें भी 3111 नामक ही पोस्ट बॉक्स नंबर दिया था। अब उसको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार मदन मोहन उसको झूठ बता रहा है, लेकिन उसका संदेह दृढ़ होता जाता है। मतलब जैसे जैसे वो सबूत के तौर पर मदन मोहन कुछ चीजें दिखाता है तो उसका और संदेह जो है दृढ़ हो जाता है। वह मदन मोहन को आड़े हाथों लेती है। मतलब अब वो चुप बैठती नहीं है, मदन मोहन के पीछे ही लगी हुई है कि आप मुझे बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो ये आड़ी टेढ़ी बातों से उसको बार बार टोक रही है, ताने मार रही है। इस समय डाकिया एक लिफाफा लाकर देता है। ऐसे ही मतलब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है और डाकिया उसी समय जो है एक लिफाफा जो है वहां पे लाके देता है और मदन मोहन प्रसन्न हो उठता है। अब मदन मोहन को लगने लगता है कि अब थोड़ा सा ये जो मामला उठा है, ये जो झगड़े की जो मूल है या जड़ है, इसको थोड़ा सा इस लिफाफे के कारण थोड़ी सी शांति मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है देखिए, वह समझ लेता है कि उसके विज्ञापन के उत्तर में मिली हुई चिट्ठियों को नेशनल पत्रिका वालों ने भेजा है। अर्थात डाकिया की ओर से आने वाला जो पत्र है, लिफाफा है, उसमें वो समझ बैठता है कि नेशनल पत्रिका वालों ने उसको भेजा है ये, और मदन मोहन समझता है कि भगवान ने उसकी लाज रख ली है। मतलब अब संपादक की ओर से जो चिट्ठी आई थी उसको देखने के बाद मदन मोहन को लगता है कि अब भगवान ने उसकी लाज रखी है। वह बड़े गर्व के साथ उस लिफाफे को पत्नी के हाथ में रखता है। अब उसको यकीन हो गया कि अब मैं बता सकता हूं कि मैं इस प्रकार का प्रयास, दूसरी शादी करने का प्रयास नहीं कर रहा था। अब इस चिट्ठी के माध्यम से पता चलने वाला है कि सही बात क्या है, सही मामला क्या है। तो उस चिट्ठी को जो है अपने पति के हाथ में रखता है और उसे खोलकर पढ़ने के लिए कहता है, और पत्नी को कहता है कि इसे खोलो और पढ़ो, अपने आप तुम समझ जाओगी कि मेरा क्या क्या चल रहा है। तो दुर्गा खोलकर देखती है कि उसके लिफाफे में कुछ सुंदर लड़कियों के फोटो सहित विवाह के आवेदन पत्र संलग्न है। अब वहां पे और ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है कि मदन मोहन को लगता है कि संपादक की ओर से ये पत्र आया है, लेकिन किसी दूसरी ओर से ही ये पत्र आया हुआ होता है और उसमें सुंदर सुंदर लड़कियों के फोटो और विवाह के प्रस्ताव वहां पे उसके साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये देखने के बाद दुर्गा का क्रोध और ज्यादा सिर पर चढ़ जाता है। वो सारा घर सर पर उठा ले लेती है। अब उसे कोई संदेह नहीं रहा कि दहेज की लालच में पड़कर उसका पति जो है दूसरा विवाह करने जा रहा है। मतलब ये नौबत आने के बाद अब आपको, दुर्गा को पता चल गया है कि सही मायने में मेरा पति जो है दूसरी शादी कर रहा है, अब क्या होगा। और ऐसे में वो माथा पीटने लगती है, पूरा घर जो है सर पर उठा लेती है। तो ये जो व्यंग्यात्मक ढंग से ये एकांकी जो है इस चिरंजीत नामक लेखक जी ने लिखी है, ये बहुत ही हास्यास्पद एकांकी है। एक गलत फहमी या एक गलती जो है किस प्रकार किसी के घर में तूफान ला सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण जो है ये एकांकी है। तो अगले लेक्चर में मैं यहाँ के आगे का सार थोड़ा सा आपको बताऊंगा और उसके बाद हम इस एकांकी के कथानक को या इस एकांकी के कथा वस्तु को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।